लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात। अपने सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में मैं हूं कुसुम और मेरे साथ हैं वैभव। नमस्कार वैभव, स्वागत है आपका। नमस्कार कुसुम और हार्दिक अभिनंदन हमारे सभी सुनने वालों का। श्रोताओं, किसान की बात कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं खेत की, खलिहान की, हमारे किसान की और उन सभी पहलुओं की जिनका संबंध कृषि से जुड़ा हुआ है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात, जिसमें बातें होती हैं किसान भाई बहनों को लाभान्वित करने की, कृषि से जुड़ी वो तमाम जरूरी बातें जिनकी मदद से कृषि उत्पाद बेहतर हो सकता है और हमारे देश के किसानों की आय दुगनी। जी बिल्कुल। और किसान की बात कार्यक्रम में जैसा कि हमने कहा कि किसान और खेती से जुड़े सभी पहलुओं पर हम बात करते हैं, तो ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पहलू है सिंचाई। सिंचाई में जल की आवश्यकता होती है और जल की सिंचाई में ही क्या कहते हैं ना कि जल ही जीवन है। बिल्कुल सही कहा कुसुम आपने। जल जीवन है, ये वाक्य बेहद अहम है और उतना ही अहम है ये वाक्य सिंचाई के लिए भी। जब हम सिंचाई की बात करते हैं, सिंचाई प्रबंधन की बात करते हैं, तो जल कितना लगेगा, कितना नहीं, जल की कितनी आवश्यकता होगी, कौन सी फसलों के लिए, ये सभी बातें और इन सब से जुड़ी वो तमाम बातें जो जरूरी हैं, आज के इस कार्यक्रम के द्वारा हमारे किसान भाई बहन जान सकते हैं। जी बिल्कुल वैभव, सटीक आप आज का जो हमारा विषय है उसके नजदीक आप पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज का जो विषय है उसमें भी यही सब बातें हैं। रबी फसलों में सिंचाई की आवश्यकता, पौधों की उचित वृद्धि और विकास के लिए कृत्रिम विधि से पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव, पशुओं और पौधों के जीवन के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। पानी के बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नामुमकिन है। जल पौधों की समस्त क्रियाओं और वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसलिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए फसलों को समय पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराना अति आवश्यक है। जिस तरह जल की भूमिका हमारे कृषि में बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, उसी तरह एक और महत्वपूर्ण पहलू है मौसम, क्योंकि मौसम के हिसाब से ही जल की मात्रा को बढ़ाया और घटाया जाता है। तो मौसम की जानकारी होना इसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। मौसम की जहां तक बात की जाए, उत्तर भारत के राज्यों में कड़ाके की ठंड जारी है। उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में जहां शीतलहर का प्रकोप पड़ रहा है, वहीं राजस्थान के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति जारी रही है। वहीं पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और ओडिशा में मध्यम से घना कोहरा रहने की गुंजाइश बताई जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी प्रायद्वीप क्षेत्र में जारी वर्षा की गतिविधियां काफी कम हो गई हैं। हालांकि तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रही है। इन भागों में एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीपों पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। मौसम को देखते हुए कुछ परामर्श हमारे किसान भाई बहनों के लिए। बीते दिन की वर्षा को देखते हुए किसानों को सलाह है कि वे सभी फसलों व सब्जियों में सिंचाई ना करें, क्योंकि फसलों में अभी पर्याप्त नमी है। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह है कि सरसों की फसल में चीपा कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। प्रारंभिक अवस्था में प्रभावित भाग को काटकर नष्ट कर दें। कद्दू वर्गीय सब्जियों के अगेती फसल की पौध तैयार करने के लिए बीजों को छोटी पॉलिथीन के थैलों में भरकर पॉली घरों में रख दें। इस मौसम में तैयार बंद गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी आदि की रोपाई मेड़ों में कर सकते हैं। आइए जानते हैं आज का बाजार भाव। चलो पगडंडी से मंडी। प्रति किलो की दर से सेब 120 रुपए, अमरूद 55 रुपए, चीकू 50 रुपए, अंगूर 70 रुपए की दर से बाजार में उपलब्ध है। और अब सब्जियों की बात करें तो आंवला 23 रुपए, बथुआ 15 रुपए,
करेला 33 रुपए और बैंगन 13 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। ये थे आज के बाजार भाव। तो हमारे श्रोताओं को जैसा हमने बताया कि आज के इस कार्यक्रम का विषय है रबी फसलों में सिंचाई प्रबंधन, तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि आनंद। और डॉक्टर अंजलि आनंद से बातचीत कर रही हैं प्रीति। कार्यक्रम किसान की बात, मैं प्रीति और हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अंजलि आनंद। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब हमेशा हमारे साथ रहती हैं जब भी हमें ज़रूरत होती है, और अभी मैं सोच रही थी कि रबी फसलों में सिंचाई प्रबंधन बहुत आवश्यक है और इसकी जानकारी हमारे किसान मित्रों तक पहुंचनी भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब प्रधान वैज्ञानिक हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से जुड़ी हैं, और आज का बहुत ही विशेष कार्यक्रम है जो आप तक पहुँच रहा है, रबी फसलों में सिंचाई प्रबंधन किस तरह से किया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, रबी मौसम की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, पहले इसकी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद फिर सिंचाई पर आ जाएंगे। रबी में अन्य प्रकार की फसलें लगाई जाती हैं। अनाज वाली फसलों की हम बात करें तो गेहूं और जौ जी। दलहनी फसलों में चना, मटर, मसूर, और फिर तिलहनी फसलों में प्रमुखतः सरसों और अलसी लगाए जाते हैं। साथ ही शरदकालीन गन्ना और आलू भी लगाया जाता है इस मौसम में। जी, और ये सारी महत्वपूर्ण है और सभी में फ़ायदा ही होता है हमारे किसान मित्रों को। तो मैं सोच रही थी, अब हमने जिक्र कर लिया कि कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, तो अब बारी आती है सिंचाई करने की, क्योंकि सिंचाई की आवश्यकता तो होती है, लेकिन सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जैसे देखिए अभी बारिश हो रही है, मौसम थोड़ा सा बदला हुआ है, तो वैसे में भी सिंचाई चाहिए, तो कैसे करनी चाहिए और क्यों आवश्यकता होती है इसकी? जी हाँ, फसल चाहे जिस भी मौसम की हो, भूमि में उपयुक्त नमी का होना बहुत ही आवश्यक है। उचित नमी से पौधों में बढ़वार और विकास होता है, ये सब जानते हैं। नमी का सीधा रिश्ता आप कह सकते हैं पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जुड़ा हुआ है। जी। इस क्रिया में क्या होता है कि हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जो इनकी बढ़वार के लिए आवश्यक होता है। साथ ही हरे पौधे अपने भोजन का कुछ हिस्सा भूमि में खनिज लवणों से भी प्राप्त करते हैं, जैसे कि हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश आदि जो कि भूमि में खनिज लवण है, उसको भी पौधों को ग्रहण करना होता है। तो अगर आप देखेंगे कि मृदा की नमी में कमी हो, तो ये खनिज लवणों की घुलनशीलता में बहुत प्रभाव डालती है। जी जी जी। तो इससे पौधों का विकास प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, ठीक से नहीं हो पाता है, तो फायदा नहीं होगा। जी, बिल्कुल जी। और डॉक्टर साहब आपने मृदा में नमी की बात की है, तो मैं ये चाह रही थी कि मृदा में नमी की कमी पौधों की किस अवस्था पर प्रभाव डालती है, ये जानकारी दीजिए हमें। जी, जैसे कि मैंने बोला, पौधों की बढ़वार सीधे तौर पर रुक जाती है जी। ये तो सबसे बड़ा प्रभाव है। फिर अनाज वाली फसलों में अगर बयान पर नमी की कमी हो तो इसमें अधिक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कल्ले कम बनते हैं, नई पत्तियों का निर्माण रुक जाता है, पत्तियों का आकार भी आप देखेंगे वो भी छोटा रह जाता है। तो अगर नमी की कमी लंबे अरसे तक बनी रहे तो पौधे तो सूख ही जाते हैं। जी। तो सभी अवस्थाओं में से नमी की कमी का सबसे कुप्रभाव पुष्प अवस्था में देखा गया है, क्योंकि जब फूल निकलते हैं। जी बिल्कुल। तो इस अवस्था में दो तरह के नुकसान हो सकते हैं। एक तो दानों एवं फलियों की संख्या कम हो सकती है। जी। तो एक तो संख्या कम हो गई और दूसरा इसका वजन भी कम हो सकता है। जी। तो दोनों तरफ से नुकसान हो गया। दोनों तरफ से नुकसान हो गया। तो इस तरह हमारी पैदावार कम हो जाएगी और ये एक चिंताजनक गिरावट इसमें हो सकती है। डॉक्टर अंजलि, मैं ये सोच रही थी कि हम सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो सिंचाई की अलग अलग विधियां होती हैं जिनसे हमारे किसान मित्र सिंचाई करते हैं। एक तो टपकदार विधि होती है जिससे थोड़ा पानी वेस्ट कम होता है, और इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, तो मैं चाह रही थी कि उस पर भी प्रकाश डालिए। जी, क्योंकि हम रबी फसलों की बात कर रहे हैं तो मैं गेहूं, जौ, सरसों, मसूर और मटर से शुरू करूंगी। वहाँ ये रबी फसलों में सिंचाई के लिए अनियंत्रित अपलावन विधि, जिसे हम अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग भी कहते हैं, ये प्राय अपनाया गया है। अच्छा, तेज धार जानी भर चाहिए, देते हैं पूरा। हाँ। लेकिन हम पानी की बचत के लिए भी हमेशा चिंतित रहते हैं, तो कुछ फसलों में हम फवारा सिंचाई अथवा टपकदार सिंचाई, जिसकी आपने अभी बात की, वो भी अपना सकते हैं। तो चने में स्पेशली ये फवारा सिंचाई काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई है।
तो इससे हमारी जल की मात्रा में बहुत बचत होती है। जी, मैं वही कह रही थी कि इससे थोड़ा थोड़ा गिरता है जी। तो पानी वेस्ट नहीं होता है, लेकिन जब आपने भराव की बात की तो वो भी ज़रूरी है क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट वही जी। है, तो वो भी ज़रूरी क्योंकि है। कुछ जी। किसानों के पास ऐसे उपकरण नहीं होते जिससे कि हम लिमिटेड सिंचाई कर सकें। जी जी जी। डॉक्टर साहब, सिंचाई कब करनी चाहिए, क्योंकि सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी फसल के लिए, और अगर हम रबी फसलों में सिंचाई के लिए बात करें तो सही समय का निर्धारण किसान मित्र किस प्रकार से कर सकते हैं? जी हाँ, रबी फसलों में सिंचाई का सही समय का निर्धारण बहुत चीज़ों पे निर्भर होता है, जैसे मिट्टी की किस्म, फसल की किस्म, वृद्धि काल, मिट्टी की में जीवांश पदार्थ की मात्रा, भूमि में पिछले मौसम में क्या फसल लगाई गई थी। तो इन सब बातों पे ये बहुत निर्भर करता है। जब भूमि में जल की इतनी कमी हो जाए कि पौधों की वृद्धि और विकास दोनों ही पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगे, तो उस अवस्था में तो निश्चित ही आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। अधिकतर हम देखते हैं कि सिंचाई मृदा में 50% जल उपलब्ध होने पर करनी चाहिए। जी, आपने इसी का जिक्र किया तो इसी को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर अंजलि। किसान विभिन्न फसलों में सिंचाई के समय का निर्धारण कैसे कर सकते हैं? किसानों के लिए सबसे सरल विधि है ये जानने के लिए कि वे हर फसल की क्रांतिक अवस्था को जाने। पहचान ले। जी हाँ, बिल्कुल। और ये हर फसल के साथ साथ अलग होती है। जी तो क्रांतिक अवस्था फसल की वो अवस्था है जिस पर यदि सिंचाई ना हो तो फसल की उपज पर सबसे ज़्यादा हानि पहुंचती है। ये क्रांतिक अवस्थाएं प्रत्येक फसल के लिए, जैसे कि मैंने बताया, अलग अलग होती हैं। पहले मैं गेहूं की बात करूंगी। तो गेहूं में ये 6 अवस्थाएं हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली सिंचाई ताज मूल वृद्धि अवस्था, जिसे कि हम अंग्रेजी में क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज भी कहते हैं, उस समय करनी उस चाहिए। समय करनी चाहिए। ये बुआई के 20 से 25 दिन बाद आती है। दूसरी सिंचाई अवस्था होती है कल्ले फूटने की अवस्था। जी, ये 40 से 50 दिन के बाद आती है। ये अगली नेक्स्ट स्टेप हो गया नेक्स्ट इसका। हो गया, दूसरा नंबर का हो गया। तीसरी है गांठ निर्माण की अवस्था, जब जिसे उसमें हम गांठ बनने लगती है। नॉट फॉर्मेशन बोला जाता है अंग्रेजी में। इससे ये बुआई के 60 से 65 दिन के बाद आती है। जी, तो चौथी अवस्था, जैसे कि पुष्प अवस्था, जो मैंने पहले भी बोला फूल था आने कि लगते जी हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 80 से 85 दिन के बाद सिंचाई होती है। और पांचवी अवस्था है दुग्ध अवस्था। दुग्ध अवस्था आप इस तरह देख सकते हैं, अगर आप दाने को दबाकर देखेंगे तो एक दूध सफेद दूध जी। की तरह एक तरल पदार्थ होगा। ये 100 से 105 दिन पे फसल में दिखाई देती है। और छठी अवस्था है दाना भरने की अवस्था। तो नमी रहेगी तो दाने में भरना भी प्रॉपर्ली हो पाएगा। ये 115 से 120 दिन बाद आती है। तो ये आपने हमें गेहूं का बताया ना? जी। और इसके बाद और एक और ध्यान रखना है इसमें कि सिंचाई हल्की करनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर तक करनी चाहिए। जो आपने दुग्ध अवस्था बताई है उसको हम ज़्यादातर वो मक्के में देखते हैं। जब हम भुट्टा खाने जाते हैं तो हम उसको दबा के देखते हैं दूधी भुट्टा है कि नहीं, तो नरम ज़्यादा है कि टेस्टी नहीं। लगेगा। बिल्कुल नरम जी। अवस्था वो बहुत ही एक विकट अवस्था है इस जी क्रॉप जी के जी लिए। जी। और किसके बारे में बता रहे हैं आप? जौ भी जैसे हमारी रबी की फसल है, इसमें भी कल्ला फूटने के समय 30 से 35 दिन के बाद सिंचाई करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई इसमें भी दुग्ध अवस्था में करनी चाहिए। अब सरसों का जिक्र करें तो सरसों में 3 सिंचाई जरूरी हैं। पहली सिंचाई फूल आने की अवस्था, जैसे 40 से 45 दिन के बाद। और दूसरी सिंचाई ये फली निर्माण, क्योंकि ये एक बहुत उसकी इम्पोर्टेंट स्टेज है सरसों की, ये 80 से 85 दिन के बाद करनी चाहिए। तीसरी है इसमें भी फलियों में दाना भरने पे। दाना भरना तो आप मान लीजिए हर एक फसल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है वो। जी जी। अब हम चने की बात कर लें। जी। चने में पहली सिंचाई 45 से 60 दिन के बाद, फूल आने से पूर्व, ये ध्यान रहे, फूल आने से पूर्व। और दूसरी सिंचाई फलियों में दाना बनते समय। और जैसे कि आप अभी बता रही थी कि वर्षा हो गई तो सिंचाई का क्या असर पड़ेगा, तो अगर वर्षा हो जाती है तो दूसरी सिंचाई ना करें। ध्यान रखें कि फूल आने पर चने में सिंचाई ना करें, अन्यथा हानि ही होगी। फसल के लिए नुकसानदेह है वो। फूल आने से पूर्व सिंचाई करें। जी।
अब मसूर के बारे में बताएं। मसूर में फूल आने के समय पर सिंचाई करें, फिर फलियों के निर्माण के समय फिर सिंचाई करें, और इस केस में भी अगर वर्षा हो जाती है तो सिंचाई ना दें। आवश्यकता नहीं है सिंचाई की। और मटर? मटर में फूल आने के समय पर दें, और जैसे कि बाकी फसलों में है दाना भरते समय दें। तो लगभग रबी फसलों में होने वाली जितनी भी फसलें हैं उन सब के बारे में हमने जिक्र कर लिया जी। और कैसे करनी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर अंजलि मुझे लग रहा है वो है कि समय का अंतराल जो आपने बताया, 20 दिन में, 25 दिन में, 85 दिन में, 60 दिन में, ये जो अंतराल है इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और जैसे आपने बताया कि जांच लेना चाहिए, वो जांचना भी जरूरी है। दूधी वाला है, वो जी। फूल निकल रहा है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ही आपको सिंचाई करनी है, क्योंकि सिंचाई जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये सोच रही थी जैसे ये जनवरी का महीना होता है, दिसंबर से ही शुरू हो जाता है, लगभग पाला पड़ने लगता है, ठंड बहुत बढ़ जाती है, तो ऐसे में लगता है कि सिंचाई कर रहे हैं कि वो हानि होगी, या कैसे सिंचाई के माध्यम से हम फसलों को बचा सकते हैं। मैं चाह रही थी चलते चलते ये जरूर बता दें हमें। जी, पाला पड़ने की संभावना के समय खेत में हल्की सिंचाई करना चाहिए। इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है ये है कि भूमि एवं वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ जाती है और तापमान जो है वो जमाव बिंदु तक नहीं पहुंच पाता। जी। अगर तापमान जमाव बिंदु के पास पहुंच जाए तो फसल की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें पानी जम जाता है और पौधा उससे फिर मर जाता है। आपके पास अगर फव्वारा सिंचाई की सुविधा है तो 2 घंटा फव्वारा चलाकर अधिक क्षेत्रफल में हल्की सिंचाई कर पाले के कुप्रभाव से आप फसल को बचा सकते हैं। जी। इससे क्या होता है कि पानी की जो बारीक और हल्की बूंदें होती हैं वो वातावरण में तैरने लगती हैं और वो फसल के आसपास एक तरह से तापमान को गिरने नहीं देती, उसको बढ़ा देती हैं। और ये कितना बढ़ाती हैं? ये 0.5 डिग्री से 2 डिग्री तक उसको बढ़ा सकती हैं फसल के आसपास। तो अगर आपको पहले से ही पाला पड़ने की संभावना का पता है तो आप फसल को शाम को हल्की सिंचाई कर दें, जिससे आप फसल को बचा सकते हैं। डॉक्टर अंजलि, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। और मैं ये जरूर कहूंगी कि जैसे पाला पड़ता है, ठंड होती है, तो हम स्वेटर से अपने आप को कवर करते हैं, वैसे सिंचाई के माध्यम से आप पाले से बचा सकते हैं फसल को, और नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मौसम पर किसी का रोक नहीं है और मौसम का अपडेट तो हम अपने प्रोग्राम में बिल्कुल देते रहते हैं। तो इस मौसम को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना चाहिए, और विशेष करके ये जो रबी फसलों के लिए सिंचाई की व्यवस्था बताई है डॉक्टर साहब ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे गोल्ड के स्टूडियो में आने के लिए और महत्वपूर्ण बातें हमसे साझा करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति को दें इजाजत, नमस्कार। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ये है किसान की बात, और हमने रबी फसलों में सिंचाई प्रबंधन के विषय पर बहुत सारी बातें जानी डॉक्टर अंजलि आनंद से। और इन सभी जरूरी बातों के बाद अब समय है थोड़े से मनोरंजन का। तो मनोरंजन के लिए चलिए आपको सुनवाते हैं एक बढ़िया सा लोकगीत।
और अब हम पहुंच गए हैं किसान की बात कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण भाग में, जहां हम अपने श्रोताओं को हर रोज एक किसान मित्र से बातचीत सुनवाते हैं और उनके अनुभवों को जानते हैं। तो आइए सुनते हैं किसान मित्र से की गई ये बातचीत। किसान की बात हम सब के साथ। मेरा नाम अजय पुंडीर, मैं किसान हूँ, मध्यम परिवार से हूँ। पिपलसा गांव पड़ता है ये, मुजफ्फरनगर जिले में, वेस्ट यूपी के अंदर। हमारे यहाँ पे मुख्य रूप से गन्ने की खेती करते हैं हम, क्योंकि हमारी जो बेल्ट है वेस्ट यूपी की, एक गन्ना प्रमुख बेल्ट है, तो ज्यादातर गन्ने की खेती होती है हमारे यहाँ पे। बाकी उसके अलावा धान, सरसों, गेहूं सबकी भी होती है कुछ मात्रा में, पर मुख्य गन्ना है। हमारे पास में 20 एकड़ जमीन है। अभी टाइम चल रहा है, वो तो कटाई का टाइम चल रहा है। अभी हम गन्ने कटाई कर रहे हैं, पर गन्ने का जो बुआई का टाइम है, 2 सीजन है गन्ने बुआई के। एक तो आता है आपका अक्टूबर, नवंबर और सितंबर, 3 महीने होते हैं, और एक होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल। क्योंकि कुछ किसान जो वेस्ट यूपी के, हम हमारे यहाँ साइड के, तो वो गन्ना खेती को बुआई करते हैं मार्च, अप्रैल, मई में, जब लगभग गर्मियां स्टार्टिंग होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ज्यादातर पहले तो हम उसको खेत को तैयार करते हैं, बुआई करते हैं। बुआई के बाद में उसमें कुछ खाद वगैरह डालते हैं, जैसे मुख्य देसी खाद होता है, गोबर से तैयार किया हुआ, वो डालते हैं। उसको डालने के बाद में फिर खेत तैयार हो जाता है। खेत को तैयार करने के बाद में फिर उसकी गन्ने की बुआई होती है। अब गन्ने की बुआई के भी हम 3-4 मुख्य अलग अलग तरीके हैं बोने के, क्योंकि जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो चल रहा है ट्रेंच विधि से बोते हैं ज्यादातर वर्तमान में। पर जो पुरानी मेथड है उसमें हम नॉर्मल लगभग 1 फीट की दूरी पे गन्ना बोते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो गन्ना है, गन्ने का जो पुराना गन्ना होता है ना, जिसको हम पेडी बोलते हैं, उससे बीज तैयार लेते हैं। उसका जो कुछ मतलब 1/3 जो ऊपर का हिस्सा होता है, उसका इस्तेमाल गन्ने के लिए करते हैं, क्योंकि वो अच्छा माना जाता है बीज के लिए। तो उसका इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं उसको, लगभग 6-6 इंच के। इसमें आंख होती है जो इस्तेमाल होती है बुआई के लिए। तो हम उसके लिए जब हम खेत में बुआई करते हैं, उससे पहले हम एक वो आता है हमारे यहाँ पे, खूड़ पड़ते हैं, जिसको खूड़ बोलते हैं हम। तो एक लाइन में होते हैं, उसको गड्ढा करते हैं, लाइन में खूड़ पाड़ते हैं। उसमें हम 1 इंच, जो 6-6 इंच के हमने आंखें तैयार की हैं, उसकी लाइन पे बिछा के उसकी बुआई करते हैं। फिर उसके बाद बुआई के बाद में हम धीरे धीरे, जब वो लगभग 15-20 दिन में निकल जाता है गन्ना, उसके बाद में फिर हम उसकी नुराई, गुड़ाई, ये सब कार्य होता है। तो धीरे धीरे मतलब लगभग 3-4 महीने के बाद में फिर वो बड़ा हो जाता है। उसके बाद उसकी बंधाई चलती है गन्ने की। लगभग एक गन्ना लगभग 3-4 बार बंधा जाता है, और ये लगभग 7-8 महीने पकने में ले जाता है गन्ना। फिर उसके बाद 8 महीने बाद में उसको भी कटाई शुरू हो जाती है। जैसे अभी चल रही है कटाई, लगभग अक्टूबर, नवंबर में शुरू हो जाती है। नवंबर में मिल चलते हैं, उसके बाद कटाई शुरू हो जाती है, हम उसकी कटाई करते हैं। 2 टाइप का गन्ना होता है। जो पहले हम बोलते हैं गन्ना होता है पेडी और पौधा, 2 होता है। अब ये जो सेकेंड ईयर का गन्ना होता है, जिसको हम बोलते हैं पेडी, उसकी कटाई चलती है, और जो उसके बाद में कटने के बाद में इसमें फिर दोबारा गन्ना बो दिया जाता है। कुछ किसान क्या करते हैं, जैसे हमने अभी गन्ना कट गया, उस बीच में उसमें गेहूं या सरसों बो देते हैं, दूसरी फसल तैयार हो जाती है। तो उसके कटाई के बाद में फिर गन्ना बो जाता है। उसमें जो हमने कटाई की है उसमें हमने बोई हुई है, कुछ में तो सरसों बो दिया था, जो कुछ लगभग 10-15 दिन पहले कट गया था, और कुछ में जो अभी कट रहा है उसमें हम सरसों, गेहूं की बुआई करेंगे। कुछ तो मिलों में जाता है गन्ना, कुछ हमारे गाँव में लोकल जो क्रशर होते हैं, कोल्लू बोलते हैं जिसको हम लोकल में, उनमें जाता है गन्ना। किसान की बात कार्यक्रम के आज के इस अंक से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन वैभव, चलते चलते हम अपने आगामी जो लाइव फोन इन कार्यक्रम है उसका विषय बता दें अपने श्रोताओं को। जी बिल्कुल कुसुम। हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा 20 जनवरी को, जी हाँ, यानी कल। इसमें आप जानेंगे पॉली हाउस में उत्पादित सब्जियों की देखभाल, और इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर अवनी कुमार। इस कार्यक्रम का समय होगा 3:10 से 3:40 तक, और इस विषय से संबंधित यदि आपके प्रश्न है तो आप सीधे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। और हमसे बात करने के लिए जो फोन नंबर्स हैं उनके बारे में आपको कार्यक्रम शुरू होते ही बता दिया जाएगा। लाइव फोन इन कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और SMS भी कर सकते हैं। तो वैभव, हमारा SMS नंबर होगा? जी हाँ कुसुम, SMS नंबर होगा 53010, यानी 53010। आपको लिखना होगा गोल्ड, GOLD, एक जगह छोड़ें और उसके बाद अपना सवाल या अपना सुझाव अपने नाम और अपने शहर के साथ हमें लिख भेजें। और साथ ही साथ आप हमें ईमेल कर सकते हैं kkbongold@gmail.com पर। और इसी के साथ मुझे यानी कुसुम और वैभव को दीजिए आज के इस अंक को यहीं समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।